हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल विषय के अंतर्गत तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आज उपस्थित हूँ और इस प्रैक्टिस सेट में 35 प्रश्नों को कवर किया गया है और ये सभी के सभी प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं और ये सभी के सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। अतः आप सभी लोग इसको अवश्य देखें और इस क्लास का लाभ उठाएं। दोस्तों, चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में मुख्य रूप से पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं झुकाव तथा उसके प्रभाव से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न कहता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस अपसौर का नाम दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार टीजीटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इनेलियोन, दूसरा ऑप्शन है बी सूर्योच्च अथवा अपसौर के नाम से, तीसरा है उपसौर और डी ऑप्शन है क्लोएसलियोन। तो इस तरह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी जब 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है तो उस को हम जो है कि मुख्य रूप से सूर्योच्च अपसौर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न कहता है कि मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नता निम्न कारण से होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार तरीके से सूर्य के चारों घूर्णन, उसके साथ साथ बी दिया हुआ है पृथ्वी का इसकी धुरी पर घूर्णन और सी है नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन और डी दिया हुआ है स्थान की अक्षांश स्थिति। तो मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि की भिन्नताएं मुख्य रूप से नत अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा प्रश्न कहता है कि एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, क्योंकि अर्थात इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है। बी ऑप्शन कहता है कि इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है और सी ऑप्शन कहता है कि इसकी घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान है और डी ऑप्शन है घूर्णन की दिशा पृथ्वी समान ही है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, क्योंकि इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न है एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है। इसको आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है तो उसको हम लोग उपसौर अथवा पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं, और जब सबसे अधिक दूर होता है अर्थात जो 4 जुलाई का समय होता है उसको हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में पूरा करती है। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए है 24 घंटे, सी है बी है आपका 22 घंटा, सी है आपका 26 घंटा और डी आपका है 20 घंटा। तो एक पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वह बिल्कुल सही है। इसके बाद से छठवां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। कोरियालिस बल आप चूंकि जानते होंगे, कह रहा है कि कोरियालिस बल को उत्पन्न करने के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से पहला है पृथ्वी का परिक्रमण,
बी ऑप्शन है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, और सी ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, और डी ऑप्शन है ग्रहीय पवनों का तंत्र। तो इसमें मुख्य रूप से कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी का घूर्णन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है बिल्कुल सही है। इसके बाद से 7वां प्रश्न कहता है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, और डी ऑप्शन है पृथ्वी के अक्ष का इसके पक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो 7वां प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सी है अर्थात पृथ्वी का परिक्रमण बिल्कुल सही है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से 8वां प्रश्न है कि समोच्च रेखाएं हैं, अर्थात समोच्च रेखा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं, बी ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं, सी ऑप्शन है देशांतर रेखाएं, और डी ऑप्शन है बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वह बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात जो समोच्च रेखाएं होती हैं समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखा होती है। यह भी आपका प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह है कि कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। तो कांट महोदय के द्वारा इसमें 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। निहारिका परिकल्पना, ये है तारक परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना और वायव्य राशि परिकल्पना। तो प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी वायव्य राशि परिकल्पना जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अर्थात वायव्य राशि परिकल्पना का ही प्रतिपादन 1755 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 10वां प्रश्न कहता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो उस स्थिति को कहा जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न भी यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है युति, बी है वियुति, सी है सिजगी और इनमें से कोई नहीं। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो उस स्थिति को मुख्य रूप से सिजगी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कारक युग में पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी होता है। एक पहला है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन और चौथा है चंद्रमा का परिक्रमण। इसमें से बताना है कि मुख्य रूप से कौन से कारक हैं जो 2 प्रत्यक्ष ज्वार के मध्य 52 मिनट के हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिख रहा है अर्थात पहला और चौथा यह बिल्कुल सही है। अर्थात पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण यह 2 ऐसे कारक हैं जो 2 ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न कहता है स्प्रिंग इक्वानस निम्नलिखित में से कब होता है। तो ये जो स्प्रिंग इक्वानस है वह 4 ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो इसमें से मुख्य रूप से स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, इक्विनस 21 मार्च को होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से 13वां प्रश्न है कि अपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, 21 जून को, 4 जुलाई को अथवा 22 दिसंबर को। तो अपसौर और उपसौर अभी आपको जानकारी हुई होगी कि जब पृथ्वी से सूर्य निकट होता है तो उसको उपसौर कहते हैं और जब वह अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं और वह तिथि 4 जुलाई को होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी साल भर समान नहीं रहती है क्योंकि यह घटती और बढ़ती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप रहता है जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
14वां प्रश्न कहता है कि महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी दिया हुआ है 4। तो इसमें से जब सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, जब सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी कहते हैं और युति को अमावस्या तथा व्युति को पूर्णमासी होती है और यह एक महीने में 2 बार होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि महीने में 2 बार ऐसी स्थिति आती है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में होते हैं। इसके बाद से प्रश्न नंबर 15 है कि पृथ्वी की विषुवत रेखी परिधि होती है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 40,050 किलोमीटर, 40,150 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर और 40,250 किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 40,076 किलोमीटर, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। अर्थात पृथ्वी की विषुवत रेखी जो परिधि है वह 40,076 किलोमीटर होती है। 16वां प्रश्न क्या कहता है कि जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो ऑप्शन नंबर ए समस्त विश्व में दिन और रात एक बराबर होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में रात दिन की अपेक्षा लंबी होती है, सी ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं और डी ऑप्शन है एंटार्कटिक क्षेत्र में दिन और रातें 12 घंटे की अवधि के होते हैं। तो इसमें जो 16 नंबर प्रश्न है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो समस्त विश्व में दिन और रात क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। इसके बाद से 17वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप अर्थात विचलन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए भूमंडलीय पवन, बी दिया हुआ है भूविक्षेपीय पवन, सी ऑप्शन है आकस्मिक पवन और डी है बलात् पवन। तो इसमें से जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला जो पवन विक्षेप है अर्थात उसको भूविक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण कोरियालिस प्रभाव उत्पन्न होता है और कोरियालिस बल के कारण सभी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है, अर्थात भू विक्षेपी पवन। इसके बाद से 18वां प्रश्न कहता है कि वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पूरब में, बी है पश्चिम में, सी है उत्तर में और डी दिया हुआ है दक्षिण में। अर्थात इंद्रधनुष सदैव वर्षा होने के बाद एवं सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, इसलिए दिन में दोपहर के बाद सूर्य के पश्चिम की तरफ आने पर इंद्रधनुष पूरब की ओर दिखाई देगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि 2 बसंत विषुवत के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 359 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 182 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 363 डेज और डी है 365 डेज। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात 365 डेज, यानी कि सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को चमकता है। 21 मार्च के विषुवत को बसंत विषुवत कहते हैं, अतः पुनः 21 मार्च के आने में 1 वर्ष का पूरा समय लग जाता है और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो 4 है अर्थात वह बिल्कुल सही है 365 दिन, क्योंकि 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसके बाद से प्रश्न नंबर 20 कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को, बी है 21 जून को, सी है 23 सितंबर को और डी ऑप्शन दिया हुआ है 22 दिसंबर को। तो अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत जब होता है वह डेट आपका है 22 दिसंबर। इसके बाद से प्रश्न नंबर आपका 21 है और 21 कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों के जो है कि उत्तर सेम है। अर्थात जो आप ये अभी आपने देखा कि प्रश्न नंबर 20 भी कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो वह भी है आपका आंसर 22 दिसंबर। और इसके साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून, 22 मार्च, 23 सितंबर और 22
दिसंबर दिया हुआ है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इसे मकर संक्रांति या शीत अयनान कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 आता है, कह रहा है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ लंबवत चमकता है यह आपको बताना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी अभी आपको बताया गया है कि जो 22 दिसंबर का दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यह तब होता है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वह मकर रेखा पर क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि निम्न में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, तो इसमें आपको बताना है कि ज्वार और भाटा कब आता है। ऑप्शन नंबर ए है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में होते हैं। बी है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। सी ऑप्शन है जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं। और डी ऑप्शन है जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सिध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है और इस स्थिति को सिजगी भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति अमावस्या तथा पूर्णिमा को होती है। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो उसको हम लोग जो है कि वियुति के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में होते हैं तो उसको हम लोग जो है कि मुख्य रूप से इस स्थिति में ज्वार और भाटा की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके बाद से 24वां प्रश्न है, खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और बुध, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी और सूर्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात खगोलीय इकाई पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। इसके बाद से 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है वरुण, बी है अरुण, सी है शनि और डी है पृथ्वी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात वरुण, नेपच्यून, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न कहता है, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में। ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, सी है केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ और डी है केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है अर्थात केवल परिधि क्षेत्रों में समग्रता निशान के साथ डायमंड रिंग की घटना को क्या की गई है, देखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है कि करेक्ट आंसर है। 27वां प्रश्न कहता है, चंद्र ग्रहण होता है कब होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में आ जाते हैं। पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सी है सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा की दोनों ओर और डी ऑप्शन है सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगता है और इसी को हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 28 है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 मिनट, बी है 4 मिनट, सी है 6 मिनट, डी है 8 मिनट। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात 8 मिनट यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 8 मिनट का समय लगता है। प्रश्न नंबर 29 है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। अमावस्या को, प्रतिपदा को, पूर्णमासी को और डी ऑप्शन दिया हुआ है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है एवं सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को
नहीं मिल पाती है, इसे ही सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 30 है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य किरीटी, बी दिया हुआ है प्रच्छाया, सी दिया हुआ है उपछाया और डी दिया हुआ है ब्लैक होल। तो इस तरह से ग्रहण के दौरान पड़ने वाली जो छाया है वह प्रच्छाया के नाम से जानी जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, अर्थात प्रश्न नंबर 31 कहता है कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा 52 मिनट, 24 घंटा 26 मिनट, 24 घंटा 30 मिनट या फिर सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा। तो चंद्रमा के एक दिन की अवधारणा पृथ्वी या अन्य ग्रहों से भिन्न है। चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे 52 मिनट की होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से अगला प्रश्न है, जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है। 311 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 111 किलोमीटर और डी ऑप्शन दिया हुआ है 200 किलोमीटर। तो जमीन पर दो अक्षांशों के बीच की जो वास्तविक दूरी होती है वह कितनी होती है, 111 किलोमीटर। यह बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है, कार्टोग्राम है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मानचित्र पर मौसम घटनाओं का प्रतिनिधित्व, बी है मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन है मानचित्र पर भौतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व और डी ऑप्शन दिया हुआ है मानचित्र पर सांस्कृतिक घटकों का प्रतिनिधित्व। तो कार्टोग्राम सांख्यिकी आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही है। कार्टोग्राम मानचित्र पर सांख्यिकी डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो प्रश्न है वह है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। ए दिया हुआ है भूमध्य रेखा को, बी दिया हुआ है 0 डिग्री देशांतर रेखा को और सी ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को और 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को मुख्य रूप से जो है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा होती है। ऑप्शन नंबर ए है 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी, 85 डिग्री 30 अंश पूर्वी, 87 डिग्री 30 अंश पूर्वी और 90 डिग्री 30 अंश पूर्वी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। यानी कि प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानिक समय होता है और भारत में 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के निकट में नैनी से गुजरती है, इसी समय को मानक समय माना गया है। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने टीजीटी भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी लोग अपना अपना सुझाव व जो है कि राय अवश्य दीजिए। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।